आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बारहमासा और इसकी कवित्री है सुश्री कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी जी का जन्म उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश में नईमपुर गांव में हुआ था। नई कविता के क्षेत्र में इनका नाम उल्लेखनीय है। इनकी कविताओं में प्रकृति, गांव, कस्बे और शहर आदि समन्वित भाव से अभिव्यक्त किया गया है। नए युग की जटिलताओं और तनावपूर्ण मानसिकताओं के बीच जीवित संवेदनाओं को इन्होंने अपने काव्य में बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है। तीसरा सप्तक में भी इनकी कविताएं संकलित की गई हैं। बच्चों, ये तीसरा सप्तक क्या है? हमारा जो पद्य साहित्य है, पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, उसके बाद आया भक्ति काल, भक्ति काल के बाद आया छायावाद और छायावाद के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल को फिर से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में बांटा गया है। इसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। जो नई कविता का काल आया, इसमें सच्चिदानंद बादशाह ने, अज्ञेय जी ने इस सप्तक, तार सप्तक निकाले थे। तार सप्तक पहला, दूसरा और यही तार सप्तक जो तीसरा है, उसमें इस कवित्री की कविताएं संकलित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खुले आसमान के नीचे, यह इनका काव्य साहित्य है। कीर्ति चौधरी जी खड़ी बोली में लिखा करती हैं। यह बड़ा ही सुंदर गीत है जो उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने 12 महीनों का, ऋतुओं का सरलता से सुबोध भाषा में वर्णन किया है। तो बच्चों, जिस पद्य या गीत में साल के 12 महीनों का प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, उसे 12 मासा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। ऋतुओं के अनुसार प्रत्येक महीने में प्रकृति में बदलाव आता है और इससे प्रत्येक महीने की अपनी ही कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। बच्चों, जिस पद्य या गीत में साल के 12 महीनों का प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, उसे 12 मासा कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। ऋतुओं के अनुसार प्रत्येक महीने में प्रकृति में बदलाव आता है। इससे प्रत्येक महीने की अपनी ही कुछ खास पहचान बनती है। प्रस्तुत कविता में भी 12 महीनों का चित्रण किया गया है, जिसकी उसकी अलग अलग विशेषता, हर एक महीने की अलग अलग विशेषता बताई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैत्र मास से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। वसंत ऋतु के आने से चारों तरफ बहार छा जाती है, फूल ही फूल दिखाई देते हैं। इसी प्रकार वसंत ऋतु के बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी आ जाती है। गर्मी के आने से आम के पेड़ों वगैरह पे बौर आ जाता है, आम पकने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है बरसात। बरसात में आप, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सावन का महीना आता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। गर्मी की जो तपती हुई धूप है, उससे जो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में कांस के फूल खिल जाते हैं। कांस एक प्रकार का जंगली घास है, तो बरसात से इनको पौष्टिकता मिलती है और इनमें भी फूल खिल जाते हैं। इसके बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में जो हम कहते हैं कि गन्ने, जिसको गन्ना और धान, 2 ऐसी खेती है जिनको बहुत पानी की आवश्यकता होती है और बरसात से इनको संपूर्ण पानी, जितना उनको चाहिए, भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, जिसके कारण गन्ने रसीले हो जाते हैं। उसी समय पे धान की बालियां खिल जाती हैं, धान पकने लगता है। उसके पश्चात आते हैं शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु को हम पतझड़ भी कहते हैं। इस समय पेड़ पौधों में से पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ठंड की अधिकता होती है। ठंड की अधिकता के कारण जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फ पड़ती है, हिमपात होता है, हिम की चादर सी चारों तरफ फैल जाती है और फिर से इसके पश्चात शिशिर के बाद फिर से वसंत का आगमन हो जाता है और चारों तरफ बहार फिर से छा जाती है। तो बच्चों, अब हम कविता पाठ करेंगे। चैत लिए फूलों की अनरी बिखराने को आता, लू के झोंकों में पल भर बैसाख तब ही आ जाता। बच्चों, जो हमारा हिंदी महीना है, हमारा हिंदी का वर्ष है, वार्षिक कैलेंडर जिसको आप कहते हैं, वो हमारा चैत्र माह से शुरू होता है। और चैत्र माह हम कहते हैं कि फरवरी, ये मार्च, आधी मार्च और आधी अप्रैल, जैसे 15 मार्च के बाद, लगभग 15 मार्च के आसपास हमारा चैत्र का महीना शुरू होता है और ये अप्रैल तक जाता है। इसी तरह हमारे जितने भी हिंदी के महीने हैं, वो लगभग 12-13 तारीख से या 15 तारीख तक शुरू होते हैं और अगले महीने की 12 से 15 तारीख तक जाता है।
हमारे जो महीने हैं ये दो पक्ष, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो 15 ये 14 दिन के होते हैं, इसलिए हमारा जो हिंदी का महीना है वास्तव में वो 28 दिन का है। वैसे 12 महीने कहे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक महीना एक्स्ट्रा अतिरिक्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बेकार महीना, खाली महीना, कोई लोग उसको काला महीना भी कहते हैं। तो कविता की शुरुआत में उन्होंने बताया कि चैत्र लिए फूलों की अंजलि बिखराने को आ जाता। चैत्र का महीना, फागुन और जो चैत्र, इनके जो बीच में से हम कहते हैं कि वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। पूरी धरती ऐसे लगती है मानो फूलों की, पूरी धरती पर फूल ही फूल बिखरे हों। चारों तरफ हम जिधर निगाह दौड़ाते हैं फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। जैसे छोटे छोटे पौधे अगर हम देखते हैं, वहां पे छोटे पौधों पर भी फूल होते हैं, वहीं बड़े बड़े पेड़ों पर भी फूल दिखाई देते हैं। चारों तरफ पलास आदि के फूल खिल जाते हैं, पूरी धरती रंग बिरंगी हो जाती है, चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल जाते हैं। तो कवित्री कहती है कि चैत में ऐसा लगता है कि चैत का महीना खुद से अंजलि हाथ में भरकर, मानो उसने हाथ में भरकर दोनों हाथ जोड़कर फूलों को चारों तरफ बिखरा दिया हो। जैसे हम हाथ में फूल भर के फेंकते हैं तो चारों तरफ बिखर जाते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि चैत के महीने ने पूरी धरती पर अपने हाथों से फूल बिखरा दिए हो, क्योंकि पूरी धरती ही फूलों से भरी हुई दिखाई देती है। जहां तक निगाह जाती है वहां तक हमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वसंत ऋतु के आगमन पर उसकी खुशी में वसंत पंचमी मनाते हैं, क्योंकि ये पतझड़ के बाद आता है। साथ ही रंगों का त्योहार होली भी इसी समय पे हम मनाते हैं, क्योंकि हमारे मन में इस समय उमंग भर जाती है। ठंडी से बचकर इस समय हम अपने स्वेटर गर्म कपड़े छोड़कर थोड़ी खुली हवा में सांस लेने आ जाते हैं। मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है, इसीलिए सभी के चेहरों पर इसीलिए सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सबके चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई देती है। कवित्री आगे कहती है, लू के झोंकों में पल भर बैसाख तभी आ जाता। और जैसे जैसे चैत्र का महीना जाता है वैसे ही बैसाख का महीना आ जाता है। बैसाख का महीना आपका अप्रैल के आधी अप्रैल से मई तक चलता है, तो उस समय गर्मी जो है थोड़ा सा प्रचंड रूप लेना शुरू कर देती है। ठंड खत्म होने को आती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। मई का महीना पहुंचते पहुंचते गर्मी जो है अपनी प्रचंडता दिखाने लगती है। लू के थपेड़े, गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को झुलसाने लगते हैं। तो कहता है कि चारों तरफ लू फैलने लगती है और वो जिस धीरे धीरे लोगों को फिर से पुनः घरों में बंद करना शुरू कर देती है, ताकि लू के थपेड़ों से लोग बचे रहें। इसलिए दोपहर के समय वे बाहर नहीं आ पाते। और जेठ दोपहर नभ तपकर आंधी पानी लाता। कवित्री कहती है कि बैसाख के जाते ही जेठ का महीना जिसको हम ज्येष्ठ का महीना कहते हैं, ज्येष्ठ आ जाता है, ज्येष्ठ का महीना आ जाता है। इस समय तक गर्मी और प्रचंड रूप ले लेती है, अपना विकराल रूप ले लेती है। चारों तरफ भयंकर गर्मी फैल जाती है और इसके कारण आसमान तप जाता है। कहते हैं आसमान इतना तपता है कि धरती में जो हमारा पानी है, नदियों में, समुद्रों में जो पानी है, वो वाष्प बनकर, भाप बनकर बादलों में चला जाता है और उसी के कारण आंधी और तूफान इस समय चलने लगता है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी, उस आंधी के साथ थोड़ी बारिश का आगमन हो जाता है। बच्चों, आप देखते होंगे कि जब आपका मई और जून का महीना आता है तो अक्सर उस समय आंधी तूफान बहुत मात्रा में चलते हैं। चारों तरफ आंधी और तूफान दिखाई देता है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं और इसी समय इस आंधी के साथ पानी की बौछार भी हमें देखने को मिलती है। और जैसे ही ज्येष्ठ का महीना जाता है, आपका जून और जुलाई का महीना आ जाता है। जून और जुलाई के महीने को आषाढ़ का महीना कहते हैं। तो आषाढ़ की शुरुआत होने में ही आपकी बारिश की बूंदें आने लगती है। वर्षा के रिमझिम गीतों को गा आषाढ़ सुनाता। अब वो कहता है कि आषाढ़ के महीने पर आने पर क्या होता है, रिमझिम बूंदें, जो रिमझिम बूंदें बरसती हैं, आसमान से जो पानी बरसता है वो मानो गीत गा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम भयंकर धूप से झुलसे हुए होते हैं, भयंकर गर्मी से हम तप्त होते हैं, प्यास के मारे मानो हमारे होंठ सूख रहे हैं, उस समय पे हमारे लिए शीतलता
लाती है बारिश की बूंदें, और इन बारिश की बूंदों से ऐसा लगता है मानो वो हमें गीत सुना रही हो। जो रिमझिम जो बरसात की आवाज है, वो आवाज हमारे कानों में मधुरता घोल देती है। उस मधुरता का कारण क्या है? क्योंकि हम धूप से तपे हुए हैं, हम गर्मी से झुलसे हुए हैं। वो हमें आनंद देती है, हमारी तृष्णा को दूर करती है। तो वो हमें मधुर गीत की, जो बारिश की फुहार है, वो फुहार हमें मधुर गीत जैसा लगती है। आगे कवित्री कहती है, पेड़ों की डाली डाली को सावन झूम झुलाता। अब कहती है कि इसके बाद जब भयंकर गर्मी खत्म हो गई, उसके बाद आषाढ़ का महीना आ गया। आषाढ़ ने हमें बरसात के आगमन की सूचना दी है। मान लो आषाढ़ जो है बारिश के आने का समाचार लेकर आता है कि अब बारिश होने को ही है, अब वर्षा ऋतु आने को ही है। और उसके बाद आता है सावन का महीना, और सावन का महीना आप सभी जानते हैं कि बड़ी जोरदार बरसात इस समय में होती है। बारिश आने से सबके चेहरे खिल जाते हैं, यहाँ तक कि वनों में मोर नाचने लगते हैं। वो कहते हैं पेड़ की डाली डाली जो है झूमने लगती है, मानो वो झूम झूम कर सावन के महीने का स्वागत करें। बच्चों, वो क्यों स्वागत करें? क्योंकि जो जून जुलाई की जो तपती धूप थी, उससे उनको राहत मिलती है। उनको लगता है अब मेघों से जो पानी आएगा उससे उन्हें शांति मिलेगी। और वास्तव में जो गर्मी है, तप्तता जो थी वो कम होने लगती है। पेड़ों की जो झुलसाहट है वो खत्म होने को आ जाती है। हम देखते हैं कि सावन का महीना आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। जिधर हम नजर दौड़ाते हैं हरा ही हरा नजर आता है। ऐसा मौसम जो हमारी आंखों को भी ठंडक देता है। जब हम देखते हैं हरियाली का मौसम हम देखते हैं तो हमारे चेहरों पर खुशी आ जाती है, आंखों को शांति और सुकून मिलता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब सावन का महीना आता है तो हम उसकी स्वागत करते हैं। कैसे करते हैं? झूले झूलकर। हम पेड़ों पर झूले डाल लेते हैं, पेड़ों पर झूले डालकर झूला झूलते हैं। इस समय हम तीज का त्योहार हरियाली के रूप में, कि हरियाली के आगमन की खुशी में हम तीज का त्योहार मनाते हैं। अब वो कहता है कि जब सावन का महीना आता है, इसी के पीछे पीछे आ जाता है भादों का महीना। भादो जो है, जिसको हम भाद्रपद भी कहते हैं, ये अगस्त और सितंबर का महीना है। बहुत बारिश हो जाने के बाद, जब सावन के महीने में बहुत बारिश हो जाती है, उसके बाद आता है भाद्रपद। भाद्रपद में पानी जो है, धरती की जो प्यास है वो इस समय तक बुझ जाती है। धरती की प्यास कैसे बुझ जाती है बच्चों? जो पानी है, धरती ने जितना गर्मी के कारण जितना सूखापन उसका था, वो सूखापन दूर हो जाएगा। वो आर्द्रता, जितनी आर्द्रता उसे पानी से चाहिए, वो उसके अंदर पानी समा जाता है। जब धरती पूरा पानी पी लेती है, उसमें भरपूर नमी हो जाती है, तो जो पानी ऊपर से बच जाता है वो पानी फिर बहना शुरू कर देता है। और जब वो पानी बहता है तो बहते हुए नदी और नालों के रूप में समुद्र की ओर जाने लगता है। जब पानी भरता है तो उससे ताल तलैया, नदी नाले सब भरपूर मात्रा में भर जाते हैं, पूरा पानी पा लेते हैं। हम जहाँ कहीं नजर दौड़ाते हैं, चारों तरफ हमें पानी ही पानी नजर आता है। सावन के आने से चारों तरफ हरियाली दिखने लगी थी, लेकिन अब जब भादों का महीना आया तो हम जिधर नजर दौड़ाते हैं उधर पानी ही पानी नजर आता है। क्योंकि अब तक धरती ने पूरा पानी पी लिया है, सोख लिया है, अब उसको और पानी की आवश्यकता नहीं है। उसके कारण जितने भी ताल तलैया हैं, नदी नाले हैं, वे सब भर जाते हैं, अर्थात सब तृप्त होकर भरपूर हो जाते हैं। आगे वो कहती है, लिए कांस के फूल गोद में कुआर तभी मुस्काता। और इसके जब बरसात चली जाती है, उसी समय क्या होता है, जो जंगली घास है, जंगली घास को पूरा पानी मिलता है, पूरी पौष्टिकता मिलती है। जो गर्मी से झुलस गए थे, जो सूख गए थे, भूरे रंग के हो गए थे, वो सब हरे भरे हो गए। अब हरे भरे होके जब वो पुष्पित और पल्लवित हो गए, पुष्पित होने से उनके ऊपर फूल खिल गए, तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि कुआर का महीना, कुआर के महीने को हम अश्विन माह भी कहते हैं, इस महीने में ऐसा लगता है कि जब वो घास फूल जाती है, मानो जो कुआर का महीना है यही अपनी गोद में फूल भर के ले आया हो। क्योंकि चारों तरफ जिधर नजर दौड़ाओ, जंगली घास के ऊपर फूल ही फूल दिखाई देते हैं। अब कहता है जैसे ही कुआर का माह जाता है, कुआर मास के बाद आ जाता है आपका कार्तिक मास। कार्तिक मास
नवंबर का महीना है। तो इस समय पे क्या होता है, हमारे ज्वार बाजरे की जो खेती है, जो खेती हमने बरसात में बोई थी, जो बीज हमने बरसात की शुरुआत में या जून के अंतिम समय में जो बीज हमने बोए थे, वो इस समय पर पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं। उस समय ज्वार और बाजरे में बालें आ जाती हैं, अर्थात उनमें अनाज के दाने पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि कार्तिक माह ने खेत को सजा दिया है। क्योंकि जहाँ तक हमारी दूर तक दृष्टि जाती है, जहाँ पर खेत है बच्चों, अभी जहाँ हम शहरों में रह रहे हैं, शहरों में हमें खेत नहीं दिखाई देते, लेकिन हम ग्रामीण अंचल की तरफ जाएंगे, गाँव की तरफ जाएंगे, खेतों पे निगाह डालेंगे तो खेत दूर तक ऐसे लगते हैं मानो ज्वार बाजरे की जब पौधे ऊंचे हो गए, उनमें बालियां आ गई, तो ऐसा लगता है कि मानो कार्तिक माह ने खेतों को सजा दिया हो। Choose the right kindergarten, a right bag, and matching bottle to go with. The right school, the right friends. Choose the right subjects and score well. Be an expert in all. The right teacher, and make sure that they like you. Choose the right timing, the right bus, and take a cab if getting late. The right train, and don't stand near the gates. Mind the pockets. Better get into ladies' compartment. Make sure your mustache hasn't started coming. Choose the right study time and forget games. IPL, IHL, rock and metal, guitar, axe. The right group and be a model to your brother. Seriously. Choose the right syllabus, the right test paper. Keep guessing questions for exams. Choose the right branch, the right college, the right stream. Choose the right career. Lucky to have a father's business to take care of and a father to allow that. The right counselor, the right form, and make sure the project is submitted on time. Choose the right website and rely on your friends for more information. Oblivious of the sites they have been to, there is no end to your woes. Getting better with every step you climb up the ladder. The summer vacation shorter, the bucket list bigger. The night darker, the books heavier. The only light you have is your friends ahead of you. Probably he is right. Ever thought how he got the direction? No more spending your energy and money on coaching classes. No more missing classes for rain, rally, and nonsense. Get your interest back in subjects through our creative ways of teaching. Doubts, concepts, applications, all explained through one vibrant animation. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Special programs only for basic foundation and paper analysis. Personality development, career counseling, admissions, hobbies, all covered. A new approach to study with long-term perspective. So sit back comfortably in your homes and watch Study Spectrum TV channel. अघन अर्थात मार्गशीर्ष का महीना, इसको हम दूसरी तरह से अघन भी कहते हैं। कवित्री कहती है अघन गन्नों में रस भर लाता, धानों को लहराता। वो कहते हैं जब मार्गशीर्ष का महीना आता है उस समय गन्नों में रस भर जाता है, अर्थात जब वो बरसात हुई थी उस समय वो छोटे छोटे पौधे थे, बरसात में उन्हें भरपूर मात्रा में पानी मिला। बच्चों, धान और गन्ना एक ऐसी खेती है जिसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए। जितना ज्यादा इनको पानी मिलेगा उतनी बढ़िया फसल होगी। तो अगर बरसात में बहुत अच्छा पानी होता है तो गन्ने मोटे मोटे हो जाते हैं, अर्थात उसमें रस भरपूर मात्रा में भर जाता है। तो कहते हैं कि अघन का महीना आने पर गन्ने रस से भर जाते हैं और धानों को लहराता, खेतों में धान लहराने लगते हैं। ये आपका नवंबर और दिसंबर का महीना होता है। इस समय तक धान पक जाती है, खेतों में धान पक जाती है, इसको काटना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि इसी समय पे गन्ने की भी कटाई होती है और पिराई के लिए कारखानों में, फैक्ट्रियों में ये चले जाते हैं। इस समय उससे
रस निकाला जाता है, गन्नों का रस निकाला जाता है, मिलों में ले जाकर वहाँ पर इससे चीनी और गुड़ इत्यादि बनता है। जैसा कि आप जानते हो कि जब सर्दियाँ होती हैं हम गुड़ खाते हैं, गुड़ हमें गर्मी देता है। उस समय ताज़ा ताज़ा गुड़ बनता है और वो गुड़ हमारे शरीर को गर्मी देता है, शरीर के अंदर की ठंड को दूर करता है। क्योंकि नवंबर और दिसंबर में ही ठंड का आगमन हो जाता है। इस समय हेमंत ऋतु का आगमन होने वाला होता है, ठंड बढ़ रही होती है, तो हम इस समय गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमें वो प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो है हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने का भी काम करता है। तो हम देख रहे हैं कि अघन में गन्नों में रस भर गया और धान की फसल तैयार पक कर तैयार हो गई है। आगे कवित्री कहती है, पूस बर्फ की चादर में जब को लिपटाने आता। और जब अघन के बाद आ जाता है पूस, पूस को हम पौष का महीना भी कहते हैं। यह हमारा दिसंबर और जनवरी, जिसमें हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा ठंड, इस समय की ठंड की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ियां जो है वो बर्फ से ढक जाती है। इस समय वहां पर हिमपात होने लगता है, बर्फ पड़ने लगती है, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि घरों की छतें, सड़कें आदि सब बर्फ से ढक जाती हैं। तो जब सारा वातावरण ही बर्फ से ढक जाता है, जहाँ तक निगाह जाती है चारों तरफ हमें सफेदी ही सफेदी नजर आती है। तो कवित्री ने उसको कहा है कि मान लो पूस का महीना जो है बर्फ की चादर लपेट कर आ जाता है, वो पूरे जग को, पूरे संसार को ही मानो बर्फ की चादर में लपेट देता है। जो चारों तरफ बर्फ पड़ी है, कवित्री ने उसी बर्फ को ही बर्फ की चादर का नाम दिया है कि पूस के महीने ने मानो पूरे संसार को बर्फ की चादर से लपेट दिया हो, इसीलिए वो चारों तरफ सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। अब कहते हैं पौष महीने के बाद आ जाता है शिशिर। हमारे जो 6 ऋतुएं हैं उनमें से एक ऋतु है शिशिर। कहते हैं शिशिर का महीना आ जाता है, इस समय पतझड़ हो जाता है और फागुन के आने का टाइम होने लगा है, बसंत के आगमन का समय होने लगा है। तो कहते हैं कि माघ देखकर सरसों फूली, फूला नहीं समाता। कहते हैं इस समय जब माघ महीना आ गया, माघ महीना आने पर सरसों जिससे हम तेल बनाते हैं, जिसको आप मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, इस समय पर इसमें फूल आने लग जाता है। बच्चों पूरे दूर तक जहाँ तक हम सरसों के खेत देखेंगे वहाँ पर चारों तरफ हमें पीला ही पीला नजर आता है, क्योंकि सरसों फूलने लगती है और सरसों का फूल पीले रंग का होता है। और जब बहुत ठंड के बाद, अभी तक ठंड के कारण सब सिकुड़े हुए अंदर बैठे थे, और जब बाहर देखते हैं, बाहर हम आंखों को, बच्चों जो रंग होते हैं, रंग हमारे आंखों को अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम रंगीन कपड़े पहनते हैं, रंगों के त्योहार मनाते हैं। तो जब चारों तरफ हमें सफेदी के बाद पीला पीला दिखाई देता है तो आंखों को अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि कवित्री कहती है कि मनुष्य उस पीलेपन को देखकर फूला नहीं समाता। जैसे ही सरसों पे फूल आता है लोग खुशी से झूमने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं। बच्चों माघ महीने में ही लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि इस समय पे खुशियां मना रहे हैं कि अब हम गर्मी की तरफ जाने वाले हैं। ठंड को दूर भगाने के लिए आग जलाते हैं, आग सेकते हैं, और आगे के लिए हम बसंत ऋतु के आगमन की तैयारियां करने लगते हैं। फागुन आमों की बौरों से बागों को महकाता। कहते हैं माघ महीने के बाद फागुन का मास आ जाता है। फागुन मास जिसको आप कहते हैं कि फाग खेलते हैं, इस महीने में हम फाग खेलते हैं, इस महीने हम होली का त्योहार मनाते हैं। फागुन के आते ही सबके चेहरों पर क्रांति आ जाती है, खुशी छा जाती है, क्योंकि इस समय तक वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, पेड़ पौधों पे फूल खिलने लगे हैं। आम के पेड़ों पर सबसे पहले इस समय मंजरी आ जाती है, बौर आ जाती है, और पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। हम देखते हैं कि मक्खी, जो मधुमक्खी है, भौरे है, फूलों से रस लेने के लिए आने लगते हैं। आम के पेड़ों पर मक्खियां मंडराने लगती हैं, अर्थात वे भी खुशी से फूल जाती है, खुशी से प्रफुल्लित हो जाती हैं। उन्हें भी अपने भोजन के लिए, जो अभी ठंड के कारण सिकुड़ कर बैठे थे, बच्चों शायद आप नहीं जानते होंगे कि जो मधुमक्खी होती है वो अपनी सर्दियों के लिए पहले से भोजन बना के रखती है। जो शहद हम लोग खाते हैं, वास्तव में वे लोग अपने सर्दियों के लिए उस भोजन को एकत्रित करके रखती हैं, क्योंकि शीत ऋतु में वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, अपने छत्तों में ही बैठी रहती हैं
और वसंत के आगमन पर जैसे ही पेड़ों पर फूल खिलने लगते हैं, वो अपने शहद के लिए, पराग बटोरने के लिए बाहर निकल आती हैं। तो आम के पेड़ों में जो बौर आता है उसमें से वो उनमें रस लेती है। और खाली आम के पेड़ों पर ही नहीं, इस समय आड़ू, पुलम आदि जितने भी फूल पेड़ हैं, गर्मियों के फल हैं, इन पेड़ों पर बौर आना शुरू हो जाता है या फिर फूल आना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कवित्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से 12 महीने के बारे में हमें बताया और 12 महीने में कैसे हर महीने में प्रकृति अपना रंग बदलती है। हर महीने का अपना ही एक महत्व है। हर महीने में हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ न कुछ नया खाने को मिलता है। तो हमने देखा कि कैसे कवित्री ने बहुत ही सजीव वर्णन किया है।